आज से हम पी.आर. यादव जो बुक है, उसका सेशन स्टार्ट करेंगे जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज़ और डे वाइज़ सब्जेक्ट को कवर करेंगे, ठीक है? जिसमें से हमारा मैथ्स सर्च आएगा, जिसे हम इधर से देखते हैं, ठीक है? मंडे को हम लोग पढ़ेंगे गायनी, ठीक है? गायनी में जितना मैक्सिमम क्वेश्चन हो पाएगा, हम उससे कवर करेंगे, ठीक है? देन उसके बाद फिर ट्यूसडे मंगलवार को क्या करेंगे, जो फर्स्ट मंगलवार पड़ेगा उसमें हम CHN को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? उसके बाद फिर नेक्स्ट मंगलवार को हम मैथ सर्च रखेंगे, बट मैथ सर्च बड़ा होने की वजह से पर डे इसका हम एक टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद वेडनेसडे को हम क्या करेंगे, साइकेट्री कवर करेंगे, ठीक है? साइकोलॉजी नहीं, साइकेट्री। फिर उसके बाद हम पीडिया कवर करेंगे, जिसमें से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और पीडिया दोनों हम जो है थर्सडे को कवर करेंगे। फिर उसके बाद फ्राइडे को हम कवर करेंगे फार्मा और माइक्रो, साइको और न्यूट्रिशन और सोशियोलॉजी। ये छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं, इसे हम सैटरडे को मिलके कवर कर लेंगे। माइक्रोबायोलॉजी तो एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा पूरा, ठीक है? और मैं कोशिश करूँगी कि मैं मतलब पी.आर. यादव बुक पे ही स्टिक रहूँ, दूसरा मतलब अलग कंटेंट ना पढ़ाने लगूँ, मैं इस चीज़ की कोशिश करूँगी। और हम इसी चीज़ पे मतलब इसी पे फोकस करेंगे पी.आर. यादव पे, कि ताकि हमारा सिलेबस जो है वो जल्दी कंप्लीट हो जाए, ठीक है? तो आज फ्राइडे है, आज हम स्टार्ट करते हैं फार्माकोलॉजी। फार्मा में जो है हमारा पहला जो क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है कि फादर ऑफ मेडिसिन कौन है। तो फादर ऑफ मेडिसिन, जिसने 3 इडियट मूवी देखी, आई होप सबने ही देखी होगी, उसमें वहाँ पे एक सीन होता है, वहाँ पे कहता है ना कि आप डॉक्टर्स लोग हिपोक्रेट्स की ओथ लेते हो, तो उसमें करीना बोलती है ना, हिपोक्रेट्स ने तो लगा दी। तो यहाँ से भी याद कर सकते हो कि मतलब जो हिप्पोक्रेट्स थे वो फादर ऑफ मेडिसिन हैं, इसी वजह से जो डॉक्टर्स होते हैं वो हिप्पोक्रेट्स की ओथ लेते हैं, ठीक है? जैसे हम लोग नर्सिंग में ओथ लेते हैं, ऐसे डॉक्टर्स भी ओथ लेते हैं, किसकी? हिप्पोक्रेट्स की, क्योंकि वो फादर ऑफ मेडिसिन हैं। उन्होंने मेडिसिन में बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया है, वो भी स्टार्टिंग में, जब लोग क्या है कि मतलब जो अंधविश्वास होता था उस पे जब लोग ज़्यादा ध्यान देते थे, उस समय मेडिसिन और सर्जरी ये सब इतना नहीं मायने रखता था। तो इस वजह से उस समय योगदान देना बहुत कठिन होता था। आज तो हम लोग कोई भी मतलब मेडिसिन में कोई भी रिसर्च हो जाती है, किसी भी चीज़ में रिसर्च हो जाती है तो आसानी से लोग उसे मान लेते हैं, लेकिन पहले जब अंधविश्वास बहुत ज़्यादा था तो इतना आसान नहीं होता था साइंस के बारे में बोलना भी। जैसे कोपरनिकस के बारे में आपने सुना है, जब बोली गई पृथ्वी गोल है तो बहुत हंगामा होता है इन सब चीज़ को, उस चीज़ में हम नहीं जाएंगे। तो फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहते हैं? हम हिपोक्रेट्स को, ठीक है? फिर इंडियन हिपोक्रेट्स किसको बोलते हैं? मतलब वही पर्सन इंडिया का जिसने बहुत ज़्यादा मेडिसिन में योगदान दिया है। तो हमारे यहाँ सुश्रुताचार्य जी एक ऋषि थे, वो क्या थे? वो फादर ऑफ मेडिसिन उन्हें कहा जाता है, फादर ऑफ सर्जरी भी उन्हें कहा जाता है, क्योंकि हमने सुना होगा आप लोगों ने कि जो सुश्रुताचार्य जी थे वो बहुत फेमस थे राइनोप्लास्टी के लिए, नाक की सर्जरी के लिए, और उन्होंने 360+ जो है सर्जरीज़ के बारे में अपनी बुक्स में लिखा हुआ था, और मेडिसिन में भी उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। तो इंडियन हिपोक्रेट्स हम किसे बोलते हैं? सुश्रुताचार्य को। आज भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे मतलब सुश्रुताचार्य के नाम से बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी हैं, तो इस चीज़ को याद रखना, ठीक है? फिर कह रहा है कि जो ड्रग होता है सोसाइटी के हिसाब से आप ड्रग को कैसे डिफ़ाइन करोगे? जैसे कि हमारे मतलब मेडिकल फील्ड में क्या है, हमारे लिए ड्रग क्या है? एक दवा है कि नहीं? उसका डेफिनेशन अलग है, बट सोसाइटी में जो ड्रग की डेफिनेशन है वो क्या होती है? तो सोसाइटी के ड्रग की डेफिनेशन होती है कि कुछ भी ऐसा सब्सटेंस हो गया, कुछ भी ऐसा कंपाउंड हो गया, कुछ भी ऐसा एजेंट हो गया जो किसे बदल दे, जो मूड को बदल दे, जो बिहेवियर को बदल दे, जो कॉन्शियसनेस को बदल दे, वही क्या होता है? वो होता है ड्रग, ठीक है? जैसे कि हम अल्कोहल देखते हैं, अल्कोहल क्या करता है? मूड को चेंज कर देता है। जैसे डिप्रेशन है, बहुत इंसान सैड है, अल्कोहल इसीलिए तो पीता है।
तो क्या होता है, उसका मूड जो है एलिवेटेड हो जाता है ना। बिहेवियर चेंज हो जाता है, बहुत इम्पल्सिव बिहेवियर शो करने लगता है, बहुत एग्रेसिव बिहेवियर शो करने लगता है। कॉन्शियसनेस अलर्ट हो जाती है, कभी मतलब उसको क्या होता है, उसको देखते हैं ना, चलता भी है तो मतलब टाइम प्लेस पर्सन का ठीक से ओरिएंटेशन नहीं कर पाता है। तो ये चीज़ जो है, ड्रग जो है ये सोसाइटी में इस तरह से डिफ़ाइन की जाती है। फिर कह रहा है कि जो कंपनीज़ होती हैं जो ड्रग को बनाती हैं, तो वो उसका एक नाम देती हैं, उस नाम का मतलब उस नाम को क्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे बिस्किट बनता है, तो बिस्किट को बिस्किट बनाने वाली कंपनी अपने बिस्किट को एक नाम देती है, जैसे पार्ले जी बिस्किट, है ना। तो है तो बिस्किट ही, बट उसका क्या है, एक नाम है ना, पार्ले जी। तो ऐसे ही हर कंपनी जो ड्रग को बनाती है उसका एक नाम देती है, उसको हम बोलते हैं ट्रेड नेम। ट्रेड नेम मतलब, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, ठीक है, मतलब व्यापार करने के लिए, बेचने के लिए, है ना ये दवा। तो वो उससे नाम देती है ट्रेड नेम, क्योंकि ट्रेड नेम बहुत मतलब आसान होता है कहने में, बोलने में, बेचने में। क्योंकि आप ये सोचो, कोई बहुत कठिन सा नाम है, ठीक है, तो उसे बेचने में मुश्किल होगी क्योंकि लोग कह ही नहीं पाएंगे। बट ट्रेड नेम ऐसा ही रखा जाता है जो आसानी से बोला जा सके। जैसे एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ऐसे हम बोल रहे हैं तो बोलने में टफ है, उसकी जगह पे हमने बोल दिया एस्प्रिन, तो आसान है। तो ये जो है, ये क्या होता है, ट्रेड नेम। ट्रेड नेम वही है जो ब्रांड नेम जो कंपनी रखती है अपना बेचने के लिए, ठीक है। तो नाम इन्होंने 3 बताए हैं इस बुक में, रैशनल में। पहला केमिकल नेम, जिसे IUPAC नेम भी बोलते हैं। IUPAC नेम का मतलब होता है, जिसने केमिस्ट्री पढ़ी थी, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हमने 12th में देखा है कि वहाँ पे IUPAC नेम हमको पढ़ना पड़ता है। तो वहाँ पे जो कंपाउंड्स में जो एलिमेंट्स होते हैं उसके नाम पे, जो ग्रुप होता है उसके नाम पे हम IUPAC नेम नॉमेनक्लेचर करते थे। जैसे ये मेथेन ग्रुप है ना, और ये एथेन ग्रुप है, तो जैसे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया, ठीक है, ऐसे एमीन ग्रुप हो गया, बहुत सारे ग्रुप्स होते थे जो उसमें ऐड होते थे। इतना डिटेल नहीं जानने की ज़रूरत है, बस इतना जानो कि जो है IUPAC नेम क्या होता है, केमिकल नेम, मतलब किस चीज़ से वो मिल करके बना हुआ है, ठीक। तो उसे हम क्या बोलते हैं, IUPAC नेम बोलते हैं। फिर आता है हमारा जेनेरिक नेम। जेनेरिक नेम क्या होता है, ऑफिशियल नेम होता है, नॉन प्रॉप्रिएटरी नेम होता है। ये मतलब IUPAC से लेकिन अलग होता है। IUPAC भी कॉम्प्लेक्स होता है, ये भी कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन ये क्या होता है कि ये ऑफिशियल नेम होता है कि हाँ इस चीज़ का ये ऑफिशियल नेम है या इसका जेनेरिक नेम है। हम बोलते हैं ना जेनेरिक दवाइयाँ, तो ये याद करने में क्या होता है, कठिन होता है, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड नाम होता है थोड़ा। उसमें जो कंपाउंड्स मिले हुए हैं, जो केमिकल मिले हुए हैं, उन्हीं के नाम पे एक्चुअली में ये नाम होता है, बट IUPAC से अलग होता है, ठीक है। फिर ट्रेड नेम, ब्रांड नेम, प्रॉपर्टी नेम पहले ही मैं बता चुकी हूँ। जो बेचने के लिए जो कंपनी ने दवा बनाई है, ठीक है, वो जो नाम रखती है उसको ब्रांड नेम बोलते हैं। तो ये जो ब्रांड नेम होता है ये बहुत आसानी से याद हो जाता है, इजी टू रिमेंबर होता है, कैची होता है। जैसे एस्प्रिन हम बोल देते हैं, PCM बोल देते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, ये ब्रांड नेम है। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया है फेंटोइन। फेंटोइन क्या है, जेनेरिक नेम है, जबकि इसका ब्रांड नेम क्या है, डेलैंटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वो कौन सी ड्रग होती है जिसे हम आसानी से याद कर सकते हैं, है ना। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसे आसानी से याद किया जा सकता है वो ब्रांड नेम होता है, या फिर ट्रेड नेम होता है, या प्रॉपर्टी नेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो है, जो जैसे कोई ड्रग ली जा रही है, ठीक है, कंटिन्यूअसली रिपीटेडली, मतलब डेली लिया जा रहा है, और बॉडी में उसका टॉक्सिक रिएक्शन होने लगा, और टॉक्सिक रिएक्शन होने लगा, तो इस इफ़ेक्ट को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो चार वर्ड्स दिए हैं, हम चारों के बारे में बात करते हैं। तो पहले है रिफ्रैक्टोरीनेस। रिफ्रैक्टोरीनेस का मतलब होता है जब हम रिपीटेड डोज देते रहते हैं, ठीक है, कोई एक दवाई है, उसको वही डोज हम डेली डेली दे रहे हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे उस ड्रग का जो इफ़ेक्ट है वो कम हो जाता है, ठीक है, मतलब उस ड्रग का वो इफ़ेक्ट नहीं आता जो पहले दिन हमने दिया था। तो ऐसा क्यों होता है, रिफ्रैक्टोरीनेस इफ़ेक्ट बॉडी में क्यों आता है,
क्योंकि रिसेप्टर डिसेंसिटाइजेशन हो जाता है रिसेप्टर का। रिसेप्टर पता है ना, जो ड्रग को कैच करता है, ठीक है, फिर सेल के अंदर तक लेकर के जाता है। तो इसे ईजिली समझो कि जैसे डेली डेली हम कोई काम कर रहे हैं तो हम थक जा रहे हैं ना, सेम काम 24 घंटे कर रहे हैं, तो ऐसे ही रिसेप्टर के साथ होता है। हम डेली डेली उससे वही काम करा रहे हैं और बहुत ज़्यादा करा रहे हैं, तो क्या होगा, वो थक जाएगा, फिर उसके बस का नहीं है, फिर वो कहेगा मैं नहीं करने वाला, ठीक है। तो इसी चीज़ को कहते हैं रिसेप्टर डिसेंसिटाइजेशन। मतलब क्या, रिसेप्टर थक गया है, अब नहीं वो काम कर पाएगा जितना इफ़ेक्टिवली वो पहले काम करता था। और होता है मीडिएटर डिप्लीशन। मीडिएटर डिप्लीशन में एग्जांपल है जैसे नॉरेड का। मीडिएटर डिप्लीशन का मतलब होता है, देखो कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, वो एक्चुअली में खुद काम नहीं करते हैं सेल पे। वो क्या करते हैं, वो बॉडी में मीडिएटर की तरह काम करते हैं, वो कुछ बॉडी में निकलवाते हैं, ठीक है। जैसे कि इफेड्रीन हम जब देते हैं तो ये हमारे एड्रिनल ग्लैंड से नॉरेड को निकालता है, नॉर एड्रिनालिन को निकालने का काम करता है। लेकिन अब बताओ मुझे, डेली डेली इफेड्रीन हम ले रहे हैं, जितना भी था नॉरेड जितना भी था वो क्या हुआ, अब जहाँ स्टोर था वो ख़त्म हो गया, ठीक, ख़त्म हो गया। अब आप ये बताओ, जब ख़त्म हो गया तो आप इफेड्रिन देते रहो, निकलेगा ही नहीं, क्योंकि स्टोर्ड नॉरेड बचा ही नहीं है, ठीक है। तो इसी चीज़ को बोलते हैं मीडिएटर डिप्लीशन। मतलब जो चीज़ ये दवा निकाल रही थी स्टोर्ड, वो ख़त्म हो चुकी है, ठीक। नेक्स्ट, टैकीफाइलैक्सिस। ये भी एक्चुअली में रिफ्रैक्टोरीनेस ही होता है, बट रिफ्रैक्टोरीनेस क्रोनिक होता है, धीरे धीरे होता है, ठीक है। बट जो ट्रैकीफाइलैक्सिस होता है ये बहुत जल्दी होता है, मिनट टू आवर्स में होता है। मतलब कोई दवा हमने ली, वो 1 मिनट काम की फिर काम ही नहीं करेगी, ठीक है। 2 मिनट काम की, 1 घंटे काम की, फिर काम ही नहीं करेगी, ठीक है। तो जो ड्रग का इफ़ेक्ट होता है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, बहुत जल्दी कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रैपिड मीडिएटर डिप्लीशन हो चुका है, ठीक है। पहले ही बता दिया मीडिएटर डिप्लीशन क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इफेड्रीन हो गया, फिनाइलेफ्रीन हो गया, नीजल कंजेशन में ये काम करता है। फिनाइलेफ्रीन क्या करता है, नीजल कंजेशन में ये ब्लड को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, जिससे नाक में जो स्वेलिंग थी वो कम हो जाती है वहाँ पर। बट जब हम इसे कंटिन्यू लेते हैं तो इसका इफ़ेक्ट नहीं रहता है फिनाइलेफ्रीन का, ठीक है। फिर उसके बाद रिफैक्टोरीनेस हो गया, टैकीफाइलैक्सिस हो गया। टैकीफाइलैक्सिस क्या होता है, रैपिड लॉस ऑफ रिस्पॉन्स होता है, ये चीज़ याद रखना। और एक्यूट रिफैक्टोरीनेस ही होता है ये, मतलब रिफैक्टोरीनेस ही है बट एक्यूट फॉर्म में है, क्योंकि इसमें रैपिड लॉस हो जाता है। फिर आता है क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट। क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट का मतलब होता है कि जब ड्रग है वो बॉडी में, जैसे हम डेली डेली दे रहे हैं ड्रग को, या फिर हाई डोज ड्रग दे रहे हैं, ठीक है, या जल्दी जल्दी ड्रग को दे रहे हैं बॉडी में, और बॉडी में उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है, बॉडी में उसका एक्सक्रीशन नहीं हो पा रहा है, बॉडी में वो लंबे टाइम तक पड़ी हुई है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, जब बॉडी मेटाबोलाइज ही नहीं कर रही है, एक्सक्रीट आउट ही नहीं कर रही, तो बॉडी में पड़ी रहेगी, मतलब बॉडी में क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेशन हो जाएगा उस ड्रग का। तो जब ड्रग बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाती है तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। मतलब देखा जाए तो क्या कर देता है, टॉक्सिसिटी कर देता है ब्लड में, ठीक है, और टॉक्सिक रिएक्शंस करता है। क्यों करता है बता दिया मैंने, क्योंकि स्लो मेटाबॉलिज्म होता है, स्लो एक्सक्रीशन होता है, बॉडी में पड़ा रहता है, क्योंकि इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो लॉन्ग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल डिजॉक्सिन हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस के लिए, इसको हम CVS में पढ़ेंगे, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। फिर उसके बाद आता है एस्प्रिन। एस्प्रिन की हाई डोज अगर दी जाएगी तो क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट को वो शो करेगा, ठीक। तो क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट का क्या मतलब था, बॉडी में एक्यूमुलेशन बढ़ जाएगा, इसकी इफ़ेक्ट में क्या होगा, टॉक्सिसिटी हो जाएगी, ठीक है। फिर आता है ड्रग टॉलरेंस लास्ट में, इसको ड्रग इंसेंसिटिविटी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ड्रग इंसेंसिटिविटी भी बोलते हैं। इसमें PR में बुक रैशनल में दिया है, ड्रग टॉलरेंस को ड्रग इंसेंसिटिविटी भी बोलते हैं। क्या होता है कि अगर हमें सेम इफ़ेक्ट चाहिए तो हमें डोज को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे स्टार्टिंग में क्या हुआ, 2 ढक्कन किसी ने अल्कोहल लिया तो उसे बहुत मज़ा आया, ठीक है, बहुत नशा हुआ, लेकिन वो कंटिन्यू लेता जा रहा है, अब उसको वही नशा लाने के लिए डोज को बढ़ाना पड़ेगा।
तो ये क्या है, ड्रग टॉलरेंस है, मतलब इसमें ध्यान रखना डोज बढ़ानी पड़ती है। ठीक है, तो कारण क्या होता है, एंजाइम इंडक्शन की वजह से, ये बताऊंगी मैं। एंजाइम इंडक्शन क्या है अभी बताऊंगी नेक्स्ट क्वेश्चन में। रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन की वजह से और सीएनएस का एडॉप्टेशन की वजह से। एग्जाम्पल जैसे मॉर्फिन, अल्कोहल, बेंजोडाइजीपाइंस। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये एक एडिक्टिव ड्रग्स हैं। क्यों? क्योंकि ये ड्रग टॉलरेट करते हैं, मतलब बॉडी जो है इसे टॉलरेट कर जाती है। तो चारों में अंतर क्या होता है हमने पढ़ा। रिफ्रैक्टोरीनेस में क्या होता है, इफ़ेक्ट कम हो जाता है। टैकीफाइलेक्सिस में भी इफ़ेक्ट कम होता है लेकिन जल्दी कम होता है। क्यूमुलेटिव में ड्रग जो होती है जमा हो जाती है। और फिर टॉलरेंस में क्या होता है, डोज को बढ़ाना पड़ता है। ये चारों चीज़ें याद रखो, समझ जाओगे। तो इस क्वेश्चन में कह रहा था कि कंटिन्यूसली या रिपीटेडली डोज लेने पे हमें क्या हो जाएगा, टॉक्सिक रिएक्शन दिखेगा, मतलब ब्लड में टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो टॉक्सिसिटी कब होगी, जब एक्यूमुलेशन होगा, ड्रग बहुत देर तक बॉडी में रहेगी। ठीक है, तो हमने इसके बारे में क्या पढ़ा था, क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। ये कौन से एग्जाम्पल पढ़े थे, डिजॉक्सिन और एस्प्रिन। क्यों हो रहा था, स्लो मेटाबॉलिज्म, स्लो एक्सक्रीशन, लॉन्ग हाफ लाइफ की वजह से। ठीक है, इसमें भी वही चीज़, मतलब इसमें देखिए पढ़ लेना, बट इसमें एक चीज़ याद रखना, रिफ्रैक्टोरीनेस को हम, मतलब रिफ्रैक्टोरीनेस का मतलब इसमें दिया है कि जो ऑर्डिनरी ट्रीटमेंट है वो काम नहीं करता। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब पर्टिकुलर अमाउंट, मतलब सेम डोज हम ले रहे हैं तो जो रिस्पॉन्स है वो घट जाएगा। इसका मतलब कि रिस्पॉन्स लाने, सेम रिस्पॉन्स को लाने के लिए हमें डोज को बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या चीज़ से हम बोलते थे, ड्रग टॉलरेंस। फिर आता है टॉलरेंस और ड्रग रेजिस्टेंस क्यों होता है, मतलब किसका परिणाम है कि बॉडी में कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब परिणाम कि क्यों हो जाता है ऐसा। तो ऐसा इसलिए होता है टॉलरेंस, क्योंकि यहाँ मैंने बताया एंजाइम इंडक्शन की वजह से। हमें पता है जो मेडिसिन होती है, जो ड्रग होता है, जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उसे हमारा लिवर क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है ना, डिटॉक्सिफाई करता है। चाहे वो पॉइजन हो, चाहे कोई ड्रग हो, चाहे अल्कोहल हो, जो भी ऐसी चीज़ है जो बॉडी को नुकसान पहुंचाएगी उसे क्या करता है, डिटॉक्सिफाई कौन करता है, लिवर करता है। लिवर में जो ईआर होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज़ करता है जो इन ड्रग्स को मेटाबोलाइज करते हैं, जिसमें से एक एंजाइम है CYP450। ठीक है, ये क्या करता है, ड्रग को मेटाबोलाइज करता है। और ये कहाँ से निकलता है, लिवर से निकलता है। ठीक है, तो इसमें रैशनल में यही दिया है कि जो डिग्रेडेशन है या जो मेटाबॉलिज्म है ड्रग का वो बढ़ जाता है। तो हम, अब देखिए क्या होता है, हमने आज ड्रग लिया, लिवर को पता चला उसे उस ड्रग को डिटॉक्सिफाई करना है, तो उसने CYP450 निकाला एक पर्टिकुलर अमाउंट में। जब डेली डेली ड्रग ले रहे हैं, डेली डेली ड्रग ले रहे हैं, तो लिवर को पता है कि भाई मुझे ये चीज़ बनाना ही है, तो लाओ मैं इसे पहले से बना के रख दूँ। तो क्या होगा, इसका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा। जब इसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, जैसे ही ड्रग लेंगे हम, तुरंत ड्रग मेटाबोलाइज हो जाएगा, मतलब तुरंत ड्रग बॉडी से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो यही कारण है, जब बॉडी तुरंत मेटाबोलाइज हो जाएगी तो बॉडी बचेगी ही, मतलब बॉडी में ड्रग बचेगा ही नहीं। तो अब क्या होगा, हमको अमाउंट जैसे 500 mg हम ले रहे थे, तो उस समय कुछ इसका पर्टिकुलर अमाउंट निकल रहा था। अब क्या है, ये ऑलरेडी बहुत जल्दी से बन चुका है, ये इसको फटाक से मेटाबोलाइज कर देगा। अब हमको क्या करना है, सेम इफ़ेक्ट लाने के लिए, देर तक इफ़ेक्ट लाने के लिए इसकी डोज को बढ़ाना होगा। ठीक है, जब डोज को बढ़ाएंगे तो मेटाबॉलिज्म में होने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा, है ना। जब टाइम लगेगा तो वो बॉडी में देर तक रहेगी। तो यही कारण है, बॉडी क्या होगी, टॉलरेट हो जाएगी, मतलब इंक्रीज मेटाबॉलिक डिग्रेडेशन बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ गया था, क्योंकि इसका प्रोडक्शन जो है CYP450 का बढ़ गया था। कहाँ से निकलता है, ये लिवर से निकलता है। ये कब बढ़ता है, जब हम कोई भी ड्रग का क्रोनिक यूज़ करते हैं, लंबे समय तक यूज़ करते हैं।
इसमें से थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा बताती हूँ कि जो मेटाबॉलिज्म होता है वो ये जो है बॉडी में जो ड्रग होता है, ड्रग को जो मेटाबॉलाइज करता है, इन एंजाइम्स को माइक्रोसोमल एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। जिसमें से हमें स्पेशली CYP450 के बारे में पढ़ना है। माइक्रोसोमल एंजाइम स्पेशली कौन से, साइटोक्रोम P450 लिवर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं। ये एंजाइम ड्रग को मेटाबोलाइज करते हैं, ठीक है, बताया था मैंने। एंजाइम्स क्या करते हैं, मेटाबोलाइज करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए ड्रग क्या है, एक फॉरेन चीज़ है। फॉरेन चीज़ को हमारी बॉडी अपने बॉडी में जितना जल्दी हो सके एक्सक्रीट आउट करेगी, है कि नहीं, बाहर निकालना चाहेगी। तो मतलब वही ड्रग को मेटाबोलाइज करेगी, ठीक है, ताकि उसके लिए तो बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा ना, क्योंकि वो फॉरेन मटेरियल है। हम जानते हैं कि जो ड्रग है वो हम अच्छी चीज़ के लिए खा रहे हैं, मतलब जो दवा है अच्छी चीज़ के लिए खा रहे हैं, ठीक है, पर बॉडी के लिए वो फॉरेन मटेरियल ही है, ठीक है। फिर उसके बाद इसका मतलब है, मेटाबॉलिज्म का मतलब तोड़कर जो ड्रग है उसको तोड़ देगी। अब कुछ ड्रग्स होते हैं टूटने के बाद काम करते हैं, एक्टिव फॉर्म में आते हैं। कुछ ड्रग्स होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में बदल जाते हैं, मतलब टूटने के बाद वो बेकार हो जाते हैं, ठीक है। ड्रग इंट्रैक्शन वाया माइक्रोसोमल एंजाइम्स। माइक्रोसोमल एंजाइम के थ्रू 2 तरह के मेजर ड्रग इंट्रैक्शन होते हैं, मतलब जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म था वो कैसे होता है माइक्रोसोमल एंजाइम से, इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो एक होता है एंजाइम इंडक्शन, मतलब 2 तरह से इंट्रैक्शन होता है ड्रग का। एक क्या होता है, एंजाइम इंडक्शन और एंजाइम इनहिबिशन, ठीक है। तो एंजाइम इंडक्शन का क्या मतलब होता है, कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो CYP450 एंजाइम का प्रोडक्शन क्या करते हैं, लिवर में बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब ये बढ़ जाएगा तो मेटाबॉलिज्म जल्दी हो जाता है। जब मेटाबॉलिज्म जल्दी हो जाता है तो जो ड्रग है वो बॉडी में ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। क्या होगा इसकी वजह से, जब मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा तो ड्रग का जो प्लाज्मा का कंसंट्रेशन है, मतलब जो ब्लड में या प्लाज्मा में जो ड्रग थी वो ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी, मतलब उसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, ठीक है। ड्रग की प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट कम हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा देर तक जो ड्रग है वो बॉडी में नहीं रहेगी। एग्जाम्पल में जैसे रिफाम्पसिन कैसी ड्रग है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, ये हम जानते हैं, टीबी में दिया जाता है रिफाम्पसिन को। ये क्या करता है, CYP450 को बढ़ा देता है, ठीक है। जब CYP450 बढ़ जाएगा तो इसकी वजह से जो लोग ओरल कंट्रासेप्टिव्स लेते हैं, OCP लेते हैं, क्या करेगा, इसकी वजह से OCP का जो मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। इस वजह से जो लोग रिफाम्पसिन लेते हैं, ठीक है, मतलब OCP के साथ में जिनका टीबी की भी दवाई चलती है रिफाम्पसिन, उनमें OCP मतलब ओरल कंट्रासेप्टिव इफ़ेक्टिव नहीं होता है, वो लोग प्रेग्नेंट हो सकती हैं। इसीलिए रिफाम्पसिन के साथ OCP कंट्राइंडिकेटेड होता है, ठीक है। मतलब रिफाम्पसिन चल रहा है तो अदर कंट्रासेप्टिव मेथड्स यूज़ करने हैं, OCP को यूज़ नहीं करना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि रिफाम्पसिन ओरल कंट्रासेप्टिव के इफ़ेक्टिवनेस को रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा। क्यों कम कर देगा, क्योंकि रिफाम्पसिन CYP450 को बढ़ा देता है, ठीक है। फेंटोइन क्या करता है, ये वारफरीन के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है। क्यों बढ़ा देता है, बता दिया, क्योंकि ये CYP450 के प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। इसीलिए फेंटोइन के साथ वारफरीन नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि अगर ये वारफरीन के मेटाबॉलिज्म को इंड्यूस कर देगा तो जो ब्लीडिंग रिस्क थी वो कम हो जाएगी। वारफरीन क्या करता है, ब्लड को पतला ही तो करता है, तो ये इसका इफ़ेक्ट नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो एंजाइम इंड्यूसर्स मतलब ड्रग इंट्रैक्शन में अगर पूछता है एंजाइम इंड्यूसर्स कौन कौन से हैं जो कि किसको बढ़ा देते हैं, CYP450 एंजाइम को, तो इसको क्रैप GPS से याद कर सकते हैं, ठीक है। कार्बामेज़ेपाइन, रिफाम्पसिन, अल्कोहल वो भी क्या, क्रोनिक। फेंटोइन देखो इसमें फिर ग्रीसियोफुल्वीन, फेनोबार्बिटॉल, अल्कोहल याद हो जाएगा, रिफाम्पसिन इम्पॉर्टेंट है, फेंटोइन पहले बता दिया, याद हो जाएगा, फेनोबार्बिटॉल, ठीक है।
फिर उसके बाद अब ऐसे ड्रग जो CYP 450 के को क्या करते हैं, प्रोडक्शन को घटा देते हैं। मतलब ऐसे ड्रग जो इस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। जब ये इनहिबिट करेंगे, जब ये ज़्यादा नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा, इसकी वजह से जो ड्रग है उसका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। जब मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा तो ड्रग की प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, ठीक है, ब्लड में वो ज़्यादा देर तक रहेगा और कंसंट्रेटेड फॉर्म में रहेगा। इस वजह से हो क्या सकता है, टॉक्सिसिटी का रिस्क हो सकता है, क्योंकि वो ब्लड में वो ड्रग क्या होगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। जैसे कि इरिथ्रोमाइसिन क्या करता है, CYP 450 को घटा देता है। घटाने की वजह से जो थियोफाइलिन होता है उसका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो इनहिबिट हो जाता है, ठीक है। इसलिए थियोफाइलिन की टॉक्सिसिटी हो जाती है। इसलिए एरिथ्रोमाइसिन अगर चल रहा है, थियोफाइलिन नहीं चलेगा, क्योंकि एरिथ्रोमाइसिन थियोफाइलिन की टॉक्सिसिटी करवा देगा। सैमिटिडीन भी यही करता है। सैमिटिडीन वारफरीन के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देगा, ठीक है। तो इसकी वजह से जो इंक्रीज ब्लीडिंग रिस्क, तो मतलब मेटाबॉलिज्म नहीं होने देगा, मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो वारफरीन क्या होगा, ब्लड में पड़ा रहेगा, उसकी वजह से जो ब्लीडिंग का रिस्क है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर इसका ट्रिक क्या है एंजाइम इनहिबिटर्स को याद करने का, sickfaces.com जी, ठीक है। इसमें बहुत नहीं, जिन पे स्टार लगे हैं बस वही देख लो, इसको पढ़ लेना। इसमें साइमेटिडीन आ गया, एमिनोड्रोन आ गया, एरिथ्रोमाइसिन आ गया, बाकी कुछ इसमें खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये ड्रग इंटरेक्शन भी मैंने बता दिया और कैसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, है ना, टॉलरेंस और ड्रग रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो क्यों हो रहा था ड्रग रेजिस्टेंस, क्योंकि मेटाबॉलिज्म इसका जल्दी हो जाता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि CYP 450 बढ़ जाता है। मैंने इस मेटाबॉलिज्म के साथ में ड्रग का इंट्रैक्शन भी बता दिया है। ड्रग इंट्रैक्शन माइक्रोसोमल एंजाइम की वजह से होता है, ठीक है, इसे माइक्रोसोमल एंजाइम बोलते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम थेराप्यूटिक डोज लेते हैं, मतलब कि उतनी डोज नुकसान नहीं करेगी हमारे हिसाब से, डॉक्टर जो लिखेगा डोज नुकसान नहीं करेगी, बट उसी डोज में अगर ऐसा इफ़ेक्ट आने लगे जो बॉडी के लिए अनवांटेड हो, मतलब अच्छा नहीं है, बेकार सा इफ़ेक्ट है, हार्मफुल इफ़ेक्ट है, ठीक है, फार्माकोडायनामिक इफ़ेक्ट ही है, बट क्या है, अनअवॉइडेबल, जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, तो इस तरह के इफ़ेक्ट को क्या कहते हैं। तो हमने पढ़ा है, ड्रग इंट्रैक्शन मैंने बता दिया, ड्रग मेटाबॉलिज्म बता दिया, ऐसे ही साइड इफ़ेक्ट होता है वो भी हम जानते हैं कि कुछ मेडिसिन्स होती हैं उनकी बॉडी में साइड इफ़ेक्ट होते हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं, है ना, हमें पता होता है कि ये दवा लेंगे तो ये चीज़ें होंगी। जैसे मैं एफ्टाल्सपास ले लिया, तो एफ्टाल्सपास क्या करता है, डिजीनेस करता है, बहुत लोग को नॉजिएटेड भी फील कराता है। तो ये क्या है, ये उसके साइड इफ़ेक्ट हैं, जिसे हम कॉमनली पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया, डिजीनेस, ये सब तो कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं ना ड्रग्स के, तो उसे क्या बोलते हैं, साइड इफ़ेक्ट। अब साइड इफ़ेक्ट या एडवर्स इफ़ेक्ट दो तरह के होते हैं, ठीक है, 2 टाइप्स के होते हैं। 2 तरह के कौन कौन से होते हैं, पहला आता है टाइप ए रिएक्शन और दूसरा है टाइप बी रिएक्शन। टाइप ए रिएक्शन को ऑगमेंटेड रिएक्शन या इडियोसिंक्रेसी बोलते हैं, याद रखना क्या बोलते हैं, सिंक्रेसी। और जो टाइप बी रिएक्शन होती है उसको इडियोसिंक्रेटिक बोलते हैं, ठीक है, इडियोसिंक्रेटिक। तो टाइप 1 जो होती है ऑगमेंटेड का मतलब होता है एक्सीलरेटेड फॉर्म में, ठीक है, बढ़ा देना, बहुत जल्दी बढ़ा देना। तो ये डोज डिपेंडेंट होता है, मतलब हमें पता है कि 1 ग्राम की डोज है, इस पे नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया ये सब आएगा, हमको पता है, ठीक है। तो ये डोज डिपेंडेंट होती है, हमें पता है इस डोज पे तो आना है, और ये प्रिडिक्टेबल होती है, पता है इतना तो आना है, ठीक है। तो इस तरह के साइड इफ़ेक्ट को टाइप ए रिएक्शन बोलते हैं, या ऑगमेंटेड रिएक्शन या इडियोसिंक्रेसी बोलते हैं। टाइप बी जो होता है नॉन प्रिडिक्टेबल होता है, ये इंडिविजुअल होता है, मतलब तुम्हें होगा मुझे नहीं होगा, या मुझे होगा तुम्हें नहीं होगा। ये अजीब सा, मतलब क्योंकि साइड इफ़ेक्ट तो होता ही बिज़ारे है ना, मतलब अजीब सा होता है, ठीक है, बिज़ारे का मतलब होता है अजीब, तो बिज़ारे होता ही है साइड इफ़ेक्ट, तो इसमें भी वही चीज़ है, बट ये ध्यान रखना कि इंडिविजुअलाइज्ड होता है, मतलब तुम्हें होगा मुझे नहीं होगा, मुझे होगा तुम्हें नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा इसका नाम बता दिया, इडियोसिंक्रेटिक होता है, नॉन प्रिडिक्टेबल होता है, मतलब पहले से नहीं पता होता, जैसे
हम एक दवा को सर्च करेंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट लिख के आएंगे, हाँ ये चीज़ें होती हैं, बट ये जो है ये नॉट प्रेडिक्टेबल होगा, नहीं पता। अगर ऐसा ऐसा साइड इफ़ेक्ट आता है कोई दवा खाने के बाद तो उसे क्या बोलते हैं, टाइप बी रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है डोज रिलेटेड जो एडवर्स रिएक्शन होती है उसे क्या बोलते हैं, तो हम पहले ही देख चुके हैं, डोज रिलेटेड जो होता है वो टाइप ए रिएक्शन होता है, ठीक है, या फिर उसे हम ऑगमेंटेड भी बोलते हैं। दूसरा कह रहा है कि अनप्रिडिक्टेड इफेक्ट, मतलब कोई दवा है, कोई मेडिसिन है वो अंडर एक्ट कर रही है या ओवर एक्ट कर रही है, एक तरह से साइड इफ़ेक्ट ही दे रही है, बट वो कैसी है, अनप्रिडिक्टेड है। अगर अनप्रिडिक्टेड है तो क्या है, पहली बात तो यहाँ तक तो पता है कि साइड इफ़ेक्ट है, बट कैसी है, अनप्रिडिक्टेड। और अनप्रिडिक्टेड के बारे में हम क्या जानते हैं, इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन, ठीक है। इडियोसिंक्रेटिक को और क्या बोलते हैं, टाइप बी रिएक्शन। और इडियो का मतलब होता है अननोन, जैसे इडियोपैथिक हमें पता है ना, अननोन कॉज को हम क्या बोलते हैं, इडियोपैथिक। ऐसे ही इडियोसिंक्रेसी, क्रेजी है तो टाइप ए रिएक्शन, क्रेटिक है तो टाइप बी रिएक्शन। और इडियो का मतलब अननोन, ठीक है, क्यों हो रहा है पता नहीं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो ड्रग है उसका एबनॉर्मल रिस्पॉन्स, एबनॉर्मल मतलब वही साइड इफ़ेक्ट, बट जेनेटिकली डिटरमाइन, मतलब पहले से पता है कि हाँ ये तो होना ही है। तो हमें किस में पता था, प्रिडिक्टेबल कौन सा था जिसमें हमें पता था कि पहले से होना है, टाइप ए रिएक्शन, ठीक है। टाइप ए जो साइड इफ़ेक्ट होता है उसमें हमें पहले से पता होता है कि ये साइड इफ़ेक्ट आना ही है, तो उसे क्या बोलते हैं, इडियोसिंक्रेसी। नेक्स्ट है कि पूछ रहा है कि जो फार्माकोडायनेमिक होता है उसमें किस चीज़ की स्टडी नहीं होती। तो देखो जब हम फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में दो चीज़ें पढ़ते हैं, फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक, ठीक है। तो फार्माकोडायनेमिक को कैसे याद रखोगे, देखो इसमें डी आ रहा है ना, डी मतलब दवा, तो इसे याद ऐसे करो कि दवा बॉडी के साथ क्या कर रही है, ठीक है, दवा बॉडी के साथ क्या कर रही है। इसका ठीक उल्टा काइनेटिक में, बॉडी दवा के साथ क्या कर रही है, ठीक। तो डायनेमिक में, अच्छा दवा बॉडी के साथ क्या क्या करती है, देखो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स देती है, थेरेप्यूटिक इफेक्ट, बायोकेमिकल इफेक्ट देती है, और क्या करती है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, मतलब दवा बॉडी में कैसे कैसे काम करेगी, है कि नहीं, कैसे कैसे इंटरैक्ट करेगी, डोज उसका मतलब कितनी डोज पे वो बॉडी में काम कर रही है, ठीक है, कितनी जो ड्रग का कंसंट्रेशन है उसका क्या असर है, मतलब दवा जो है कितनी देर तक अपना इफ़ेक्ट दिखा रही है बॉडी में। तो इसमें क्या है, सब दवा ही काम कर रही है। तो जब दवा का बात आएगा कि दवा काम कर रही है ऐसे समझ के चलना, तो वहाँ क्या होगा, डायनेमिक होगा। काइनेटिक में क्या होगा, ठीक उसका उल्टा, बॉडी क्या करेगी दवा के साथ, तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी मेटाबोलाइज करेगी, मेटाबोलाइज को बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, मतलब बॉडी में से ख़त्म करेगी, बाहर निकालेगी, एब्जॉर्ब करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी, हर सेल तक पहुंचाएगी, एक्सक्रीट करेगी, है ना। और इसी सब चीज़ों पे तो डिपेंड करेगा कि उसका कंसंट्रेशन कितनी देर तक, मतलब कितने टाइम तक बॉडी में रहेगा, ठीक है। बॉडी में दवा कितनी देर तक रहेगी ये तो बॉडी ही करेगी, मतलब बॉडी ही के ऊपर डिपेंड करेगा ना, क्योंकि बॉडी जितना जल्दी उसे मेटाबोलाइज करके एक्सक्रीट आउट कर देगी उतना ही कम टाइम में वो बॉडी में रहेगी, जितना लेट में मेटाबोलाइज करेगी उतना ही ज़्यादा टाइम तक वो बॉडी में रहेगी, ठीक है। ऐसे करके याद करना, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। डायनेमिक मतलब दवा बॉडी के साथ क्या कर रही है, काइनेटिक मतलब बॉडी दवा के साथ क्या कर रही है। तो इसमें पूछ रहा है डायनेमिक, तो डायनेमिक हम समझ गए, डी है तो दवा बॉडी के साथ क्या करेगी। पहला कह रहा है कि बायोलॉजिकल और थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग, मतलब कि बायोलॉजिकल और थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग, मतलब ड्रग का बायोलॉजिकल और थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट क्या है। तो दवा का इफ़ेक्ट कह रहा है ना कि क्या है, तो डायनेमिक में ही होता है, क्या इफ़ेक्ट होता है, मतलब दवा अपना इफ़ेक्ट दिखा रही है, जब दवा दिखा रही है तो डायनेमिक होगा। फिर कह रहा है एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, तो दवा कैसे एब्जॉर्ब हो रही है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ये तो बॉडी डिसाइड करती है ना, और बॉडी डिसाइड करती है मतलब काइनेटिक, तो ये चीज़ गलत है, ये काइनेटिक है, डायनेमिक नहीं है। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, मतलब कैसे दवा जो होती है वो बॉडी में काम कैसे कैसे करती है, तो कौन काम कर रहा है, दवा काम कर रही है, तो दवा मतलब डायनेमिक। ड्रग का इंट्रैक्शन किस किस के साथ है,
तो ड्रग के बारे में पढ़ रहे हैं ना, ड्रग कैसे काम कर रही है, मतलब दवा कैसे काम कर रही, तो क्या होगा, डायनेमिक होगा। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि ड्रग का कंसंट्रेशन और उसका इफ़ेक्ट, उसका जो इफ़ेक्ट है और उसकी जो कंसंट्रेशन है, इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे। तो हमने देखो यहीं पे देखा किसका पूछ रहा है, ड्रग का कंसंट्रेशन और उसका इफ़ेक्ट। चलो कंसंट्रेशन हटाओ, इफ़ेक्ट देखो। तो ड्रग का इफ़ेक्ट कितना होगा, कितनी देर तक होगा, ये चीज़ तो हमें डायनेमिक ही बताती है ना, क्योंकि दवा यहाँ काम कर रही है, दवा अपना प्रभाव दिखा रही है, कितनी देर तक प्रभाव रहेगा, तो ये चीज़ हमें कैसे पता चलेगा, डायनेमिक। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, फार्माकोडायनेमिक। तो देखो अगर कंसंट्रेशन और इफ़ेक्ट है तो वो दवा का होगा, दवा मतलब डायनेमिक। अगर कंसंट्रेशन और टाइम है, मैंने पहले ही बता दिया कितनी देर तक बॉडी दवा में दवा बॉडी में रहेगी, ये तो बॉडी डिसाइड करेगा ना, जितना जल्दी बॉडी मेटाबोलाइज कर देगा, जितना जल्दी एक्सक्रीट आउट कर देगा, उतने ही कम टाइम तक क्या होगा, वो बॉडी में रहेगी, तो काइनेटिक हो जाएगा। ठीक है। फिर कह रहा है ड्रग अल्टर्स सेल फिजियोलॉजी, मतलब जो ड्रग है वो फिजियोलॉजी को अल्टर कर रहा है। ये प्रोसेस किसके, मतलब इस प्रोसेस, ये प्रोसेस के बारे में किस में पढ़ोगे, तो क्या ड्रग कर रहा है ना फिजियोलॉजी को अल्टर, तो ड्रग कर रहा है, तो दवा, दवा मतलब डायनेमिक। ठीक है। फिर कह रहा है वही कंसंट्रेशन टाइम, मैंने पहले ही बता दिया, टाइम और कंसंट्रेशन के बीच की बात है तो काइनेटिक होगा, क्योंकि बॉडी की बात आ रही है यहाँ, बॉडी ये काम कर रहा है। फिर मोस्ट ड्रग पूछ रहा है जो दवाइयाँ होती हैं उनका मॉलिकुलर वेट क्या होता है। ठीक है। तो जैसे हम किसी चीज़ को नापते हैं ना, क्या कहते हैं, किलो में, ग्राम में, तो ऐसे ही जो मॉलिकुलर वेट होते हैं उनको डाल्टन में नापा जाता है। ठीक है। तो जो मैक्सिमम दवाइयाँ होती हैं उसका 100 से 500 तक डाल्टन तक क्या होता है, उनका मॉलिकुलर वेट होता है। ठीक। ये तो याद करने वाली चीज़ है। फिर रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन इज़ ग्रेटेस्ट, कह रहा है जो दवाई होती है, जो ड्रग होती है, वो उसका एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। तो देखो एब्जॉर्प्शन वहीं पे ज़्यादा होगा जहाँ विलाईज होंगी, जहाँ पे माइक्रोविलाई होंगे, और हमें पता है माइक्रोविलाई और विलाई एब्जॉर्प्शन के लिए ही होती हैं, और विलाई माइक्रोविलाई सबसे ज़्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में होने की वजह से वहीं पे चाहे खाना हो, चाहे ड्रग हो, कुछ भी हो, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट